नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है हमारा, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। अभी तक हमने इससे रिलेटेड पिछली क्लास या इस क्लास में क्या कुछ पढ़ा है वो पहले देख लेते हैं। हमने लिमिट्स पढ़ी हैं, फिर हमने पिछली एक्सरसाइज में या पिछली क्लास में हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी दोनों चीज़ें देखी। तो तुमने ये देखा होगा कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। यानी कि अगर हम कहें कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो ऐसा होगा कि उसकी उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इसको लिख लेते हैं एक बार कि इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, देन लिमिट x अप्रोचेस टू c fx एग्जिस्ट्स। ये हमें पता है, पिछले क्लास में हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था। तो कंटिन्यूस होना या कंटिन्यूटी जो हमारी शर्त है वो लिमिट से ज़्यादा पक्की शर्त है। तो इसी सीक्वेंस में आगे हम चलेंगे अगर, तो हम डेरिवेटिव को भी इसी सीक्वेंस में रखेंगे। और वो तुम्हें अब तक समझ भी आ चुका होगा, क्योंकि बेसिकली तुम डेरिवेटिव की डेफिनेशन जानते हो, 11th क्लास में कर चुके हो। लेकिन अगर तुमको कुछ भूल गया है या कुछ कन्फ्यूजन है तो तुम्हारे लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, दोबारा से तुमको दिखाता हूँ कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन असल में थी क्या। लेकिन इस बात को याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो डेरिवेटिव था क्या, किस तरह समझाना शुरू किया था हमने डेरिवेटिव को। हमने ग्राफिकल वे से समझाया था इसको कि मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और एक कर्व है, उस पे दो पॉइंट्स हैं, ये P और ये Q। ये x पॉइंट, x पर वैल्यू है P, और ये है x प्लस h पर, यानी कि यहां तक हम x एक्सिस पे आए x और फिर h और आगे निकले। और हमने फंक्शन क्या माना था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू रहेगी एफ एक्स। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये y1 है, यानी कि f ऑफ x, क्योंकि हम x पुट कर रहे हैं। और ये वैल्यू क्या रहेगी, ये y2 होगी, जो कि क्या होगी, f x प्लस h। एक बार फिर ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स, एक कर्व है और मैंने माना कि वो इस फंक्शन की कर्व है। तो x अगर हम पुट करते हैं और वैल्यू y आती है तो हम x पुट कर रहे हैं फंक्शन में और y आ रही है वैल्यू, तो हमने, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, y1 नाम दे दिया उसका। ये पॉइंट y1 होगा y एक्सिस पे। और हमने दूसरा पॉइंट क्या पुट किया, उस x से थोड़ा सा आगे निकले और x प्लस h यानी h आगे निकले। तो हमने फंक्शन में अब x प्लस h पुट करना है, x प्लस h पुट किया तो दूसरी वैल्यू आएगी y की, वो y2 हो गई। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इस पॉइंट के, x कॉमा y होगा, y1, लेकिन मैं y1 की जगह fx लिख देता हूं। और यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के, x प्लस h कॉमा f ऑफ x प्लस h, y2 की जगह मैंने f ऑफ x प्लस h लिख दिया। तो यहां तक तो बात क्लियर है स्टूडेंट्स।
हमने एक कर्व बनाई है, 2 पॉइंट्स उसके ऊपर प्लॉट किए हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, P और Q को ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूं। मैंने P और Q को ज्वाइन कर दिया। इस लाइन का स्लोप कितना होगा देखें, स्लोप ऑफ लाइन PQ। तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला है, मतलब अगर किसी लाइन पर हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। चलो स्लोप निकालते हैं इसका। m इज इक्वल टू, m से डिनोट करते हैं स्लोप को, याद होगा स्टूडेंट्स तुमको। तो फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आ गया याद? अगर नहीं याद आया तो 11th क्लास की बुक देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है ये। तो हमने अब y2 y1 की वैल्यू पुट की, तो fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस x इज इक्वल टू, देखो ये x2 था, ये x1, ये y2 था, ये y1। तो यहां से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया fx प्लस h माइनस fx होल अपॉन h। तो ये है एक सीकेंट का डेरिवेटिव। सीकेंट का, सीकेंट मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करे। अब इमेजिन करो कि हमने क्या किया, इस h को 0 अप्रोच कराना शुरू किया, मतलब हमने इसके ऊपर लिमिट लगा दी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वैल्यू हमने तब सॉल्व करने की कोशिश की। आई थिंक अब बिल्कुल याद आ गया होगा फॉर्मूला तुमको डेरिवेटिव का। तो अगर मैं h को 0 की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये x प्लस h पॉइंट कहां जाएगा, x की तरफ जाएगा। और ये q पॉइंट कैसे ट्रेवल करेगा, वो कर्व के ऊपर यहां से होता हुआ p के पास पहुंच जाएगा। तो PQ लाइन कैसी बन जाएगी, PQ लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, देखो Q पॉइंट भी P के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, क्योंकि H धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। तो x और x प्लस h में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो Q पॉइंट इस कर्व के ऊपर होता हुआ P के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा, और हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो लाइन नई बन गई हमारी, ये एक टेंजेंट है, ये सीकेंट नहीं। ये तो सीकेंट लाइन थी, ये हमारी टेंजेंट लाइन बन गई। टेंजेंट लाइन तो तुम्हें पता ही होगा, कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जो निकल जाती है लाइन, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने डिफाइन किया था कि ये है डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। तो अब तुम्हें याद आ गया होगा कि डेरिवेटिव हमने किस तरह से डिफाइन किया था। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। अगर हम यहां x ले रहे हैं ना, x की जगह हम c भी पुट कर सकते हैं किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि हमने यहां कर्व पे एक खास पर्टिकुलर पॉइंट बनाया है। तो इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इस तरह से सॉल्व करते हैं और उसका सिंबल है ये। अब f डैश x भी कहते हैं, dy बाय dx भी कह देते हैं, और किस किस तरह से डेरिवेटिव को हम लिख सकते हैं, d बाय dx ऑफ fx भी कह देते हैं, या फिर कई बार y डैश कह देते हैं, या y1 कह देते हैं। ये सारे सिंबल जो हैं डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं। तो अब डेरिवेटिव का तुमको तकरीबन समझ में आ गया है कि डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव दरअसल इस लिमिट से सॉल्व होता है। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स इस ग्राफ से, कि अगर इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है,
तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हो सकता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं कि अगर यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहां डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तब तो 100% ये रिजल्ट सही होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। देखो एक बार फिर देख लो, मैं दूसरा रिजल्ट लिख रहा हूं कि इफ f इज differentiable at x is equal to c, then f is continuous at x equal to c। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो कंटिन्यूस भी होगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू भी आ रही है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल अगर हुआ तो कंटिन्यूस भी होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये बात अभी तुमको हजम नहीं हो रही या कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसा करते हैं, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और हमें ये गिवन है कि f इज डिफरेंशिएबल एट c। तो इसका क्या मतलब हो गया? विच एम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) माइनस f of c अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। यही होगा ना स्टूडेंट्स? देखो x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह हो गया कि यहाँ पे c प्लस एच पुट करो और यहाँ c प्लस एच पुट करो और h को 0 को अप्रोच करो। एक ही बात है। एक बार फिर लिख के देख लो कि अगर x को हम c प्लस एच मान लें तो यहाँ c प्लस एच माइनस सी हो जाएगा, तो c से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, h रह जाएगा और यहाँ c प्लस एच होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन x अप्रोचेज टू c h अप्रोचेज टू 0। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू सी प्लस एच। x जैसे जैसे c के बराबर आएगा h छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम किसी भी पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहां एक और बात देखने वाली है कि x इज नॉट इक्वल टू c। x और c बराबर नहीं है, अप्रोच कर रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, f(x) माइनस f of c कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। f of x माइनस f of c हमने क्या किया? x माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैंने लिमिट लगाई दोनों तरफ, लिमिट x अप्रोचेज टू c। तो f(x) माइनस ये तो कांस्टेंट है, f of c रहेगा, ये इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट लगेगी तो ये क्या बन जाएगा? f डैश c, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। x अप्रोचेज टू c x माइनस c। मैंने अभी तक क्या किया एक बार फिर देख लो। मैंने ये मान लिया कि f जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, क्योंकि मैं यही कह रहा था ना स्टूडेंट्स कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस भी पक्का होगा ही। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्योंकि डिफरेंशिएबल है और उसकी वैल्यू होगी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, f डैश c के बराबर होगा ये। अब मैं क्या कर रहा हूं कि f(x) माइनस c को मैंने क्या किया? x माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और दोनों तरफ ये लिमिट मैंने अप्लाई कर दी। अब यहां तो x है नहीं तो ये तो f of c रहेगा, यहां लिमिट अप्लाई होगी और यहां पे लिमिट जब अप्लाई होगी तो ये तो f डैश c बन जाएगा और साथ में लिमिट x अप्रोचेज टू c x माइनस c हमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x है। तो अब देखो, अब इस लिमिट को अगर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे तो 0 हो जाएगा। x माइनस सी, x अप्रोचेज c, c माइनस सी 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) माइनस f of c इज इक्वल टू 0 और यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल टू f of c। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और उसकी वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया?
कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखो कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। जैसे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक टेबल सा बना लेते हैं, डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो, और अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि यही बात स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है बार बार, और ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होने ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है। कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लूज सी एक तुम्हारी कंडीशन है जिसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। लेकिन कंटिन्यूटी में तुम जानते हो कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी जो है वो उसी के बराबर होनी चाहिए। और अभी तुमने देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशन है उसमें ये आ जाता है कि कंटिन्यूस अगर फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये रिजल्ट याद रखना है इस तरह से। तो ये तो रही रिजल्ट की बात। अब एक खास बात वो ये कि इसमें फॉर्मूले बहुत थे, तुमने 11th क्लास में काफ़ी फॉर्मूले किए थे। तो अब ये फॉर्मूले तुम्हें कहाँ मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, और उस लिंक से तुम्हें फॉर्मूले पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे डेरिवेटिव के, और तुमने उनको याद करना है और अच्छी तरह से मेमोराइज करना है, क्योंकि अगर फॉर्मूले ना याद हुए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो वो तुम्हें अच्छी तरह से मेमोराइज करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो एक नया फॉर्मूला हम करेंगे, वैसे तो फॉर्मूले सारे के सारे हम कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ मैं फॉर्मूले डिस्कस करना चाहता हूँ जो 11वीं में हमने अच्छी तरह से नहीं किए। कौन से? d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। फिर d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x, तो ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े ही नहीं थे 11वीं में, तो इसके डेरिवेटिव भी नहीं डिस्कस किए थे। कोसिकेंट इनवर्स x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट, और d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स यहां भी देख लो, तुम्हें अगर थोड़ा सा याद हो कि चाहे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उठा लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 हैं, और यहां पर 6 हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12 फंक्शन हो गए। और 12 के 12 फंक्शंस में जो टी रेशो या इनवर्स टी रेशो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चाहे कॉस एक्स साइन एक्स वगैरह, जो सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में है। जैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इस तरह से। तो ये याद करने में थोड़ा सा इजी रहेगा कि कॉस एक्स का इंटेग्रल माइनस में, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस में, और साइन इनवर्स एक्स का पॉजिटिव में, लेकिन वैल्यू देखो सेम है। फिर टेन इनवर्स एक्स का जो है वही कॉट इनवर्स एक्स का नेगेटिव है, और इसी तरह सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम एक और रूल डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हमारा चेन रूल, कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव
करना है किसी फंक्शन का जो कि x की जगह एक और फंक्शन अप्लाइड है, मतलब हमें fx का डेरिवेटिव करना होता है ना, लेकिन x की जगह gx आ गया, एक और फंक्शन है। कैसे, ये कैसे हो सकता है? जैसे साइन ऑफ log x, देखो साइन ऑफ x होता है, साइन ऑफ log x लिख दिया हमने, इस तरह के फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव करेंगे f डैश, और x की जगह जो gx था उसको वैसे ही छोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह से करते हैं हम। जैसे इसका डेरिवेटिव करना होगा तो पहले हम लिखेंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, फिर मल्टीप्लाई में लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, इस तरह से। तो ये इसको कहते हैं स्टूडेंट्स चेन रूल। ये सारे जो हमारे फॉर्मूले हैं बेसिकली, ये मैंने जैसा कि तुमको पहले भी बताया कि आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और उसमें से तुम्हें फॉर्मूलों का PDF मिल जाएगा, और वो तुमने अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं, समझ लो क्रैम करने हैं, तभी बात बनेगी स्टूडेंट्स। तो अब हम कोई क्वेश्चन देखें। चलो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है और हमें कहा गया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस हैं, तो हमने करना क्या है? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेसिक तो तुम 11th में कर चुके हो। कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएट, हम पूरा नहीं लिखेंगे, चलो बार बार डिफरेंशिएट लिखना, हम शॉर्टकट में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है dy/dx, क्योंकि यहां पर ऑपरेटर कौन सा होता है? d/dx ऑपरेटर कहते हैं हम, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इज इक्वल टू, अब हमने करना है साइन ऑफ x² + 5। देखो चेन रूल वाला काम हो गया ना, कि x की जगह x का एक फंक्शन है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x² + 5 मल्टीप्लाई, अब x² + 5 का डेरिवेटिव करो अलग से। x² + 5 का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। बस हो गया सॉल्व। तो इसका आंसर आ गया 2x cos ऑफ x² + 5। अब यहां पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। कई बुक्स में मैंने इस तरह से देखा है कि इस तरह से डेरिवेटिव नहीं करते वो कैसे करते हैं? तुमने ऐसे नहीं करना, मैं वो बता रहा हूं, वरना क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा कि तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। आगे अगर फंक्शंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शंस आ गए, तो तुम क्वेश्चन को यूं ही सीधा खींचते ले जाओगे, 4-5 स्टेप एक्स्ट्रा कर दोगे। कई बुक्स में ऐसा होता है, ऐसा लिखते हैं वो cos x² + 5 d/dx ऑफ x² + 5। उसके बाद अगले स्टेप पे ये स्टेप आता है। मैं इस तरह से करना जो है वो इतना कोई ख़ास बढ़िया नहीं मानता इस बात को कि इस तरह से सॉल्व किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे हमें अननेसेसरीली ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, और मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स कि जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे उतना ही ज़्यादा गलती होने के चांसेस भी होंगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपने क्वेश्चन को आंसर शीट पे जब लिखोगे फाइनल में तो उसको चेक करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा अगर ऐसे करते रहे तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि डेरिवेटिव एक ही स्टेप पे हो जाता है, चाहे जितने मर्जी फंक्शन अंदर हो। एक एग्जांपल लें, चलो एक एग्जांपल अलग से मैं लेता हूं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन चाहे नहीं है, लेकिन है मज़ेदार एग्जांपल। मान लो हमारे पास फंक्शन है log ऑफ tan ऑफ साइन x³ + x + 5। ये देखो, अब इसका डेरिवेटिव करना है। मान लो, कैसे करोगे इसका? अगर डेरिवेटिव हमें करना पड़ जाए तो 3 फंक्शन है, बेसिकली 4 फंक्शन है, तो हम करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, पहले log का डेरिवेटिव करेंगे तो ये सारा 1 आ जाएगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, tan ऑफ साइन ऑफ x³ + 2x + 5। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख दूंगा, वरना ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा। फिर tan का डेरिवेटिव करना है। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, फिर ये अंदर वाला सेम रहेगा, साइन x³ + 2x + 5,
ये बेसिकली 1 अपॉन के आगे मल्टीप्लाई है, लेकिन मैंने ऊपर ही लिख दिया। फिर हम यहां तक पहुंच गए, लॉग का किया 1 अपॉन, फिर टेन का किया सीकेंड स्क्वायर, फिर साइन का किया। साइन का कितना आएगा, कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और लास्ट में एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 का आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। मैंने एक ही स्टेप पे सारा डिफरेंशिएशन कर दिया। चलो इसको सिंप्लीफाई करना आगे वो बात की बात है। सिर्फ मैंने क्या किया, अभी सिंप्लीफिकेशन की तो स्टेप्स आने हैं ना, अभी तो मैंने सिर्फ डिफरेंशिएशन की है। लेकिन अगर तुम इस मेथड से करने लग गए जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है तो होगा क्या, देखो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। ये छोड़ दिया मैंने यहां पे डेरिवेटिव नहीं किया। ये जो मैंने एक बार में ही कर दिया था, कर भी सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कई बुक्स में इस तरह दिया होता है। अब इससे आगे चलेंगे जी, थोड़ा सा और लेफ्ट साइड से लिख रहा हूं मैं। तो अब इसका टेन का डेरिवेटिव मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं, सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन टेन ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लिख देंगे। अब टेन कर दिया, अब साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अब अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन टेन साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। अभी भी डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, मैं 3 स्टेप्स कर चुका हूं स्टूडेंट्स, और डेरिवेटिव पूरा नहीं होने में आ रहा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 अपॉन टेन साइन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और अब आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने कितने स्टेप लिखे हैं और ये रिजल्ट पहुंचा हूं मैं, और यही चीज मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डी बाई डी एक्स है ये तो मेरे दिमाग में चल ही रहा है, डेरिवेटिव तो हमने करना ही है। तो एक ही स्टेप पे डेरिवेटिव को निपटा देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, अभी तो इसकी सिंप्लीफिकेशन भी होगी, तो उसके लिए भी तो 5-6 स्टेप्स आएंगे। तो कितना लेंथी क्वेश्चन को बनाओगे? क्वेश्चन तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का आएगा इसमें से, फिर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है? और इसमें गलती होने के चांसेस इतने ज्यादा हैं कि तुम देख रहे हो कि गलती कहां नहीं हो सकती। इसलिए एक ही स्टेप में साफ सुथरे ढंग से डेरिवेटिव कर दो। इसके बाद 5-6 स्टेप इसको जो सिंप्लीफिकेशन के अगर आएंगे तो तब भी ये क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं लगेगा। अगर तुमने ये मेथड इस्तेमाल किया तो जितना लेंथी हो जाएगा ना क्वेश्चन, उससे तो ये कहीं छोटा है, और कंप्लीट भी है और करेक्ट भी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये डी बाई डी एक्स वाली बात जो है वो नहीं माननी तुमने डेरिवेटिव करना है एक ही स्टेप पे, ये याद रखना है। तो चलो हम फटाफट अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया था एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इससे छोटे ही हैं, और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये देख के घबराहट हो रही हो कि तो टर्म ऐसी महाभयंकर बन रही है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव ही है बस। क्या किया हुआ है, पहले लॉग को सॉल्व किया 1 अपॉन, फिर टेन को किया सीकेंड स्क्वायर, फिर साइन को किया कॉस, फिर
इसको किया 3x² + 2, बस यही है। बस सोच को तुमने अपना प्रिम एंड प्रॉपर रखना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 से। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू, मैं एक ही स्टेप पे करूंगा। पहले सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x। तो x की जगह ये जो भी है वो सारा एज इट इज रहेगा। ये आ गया सीकेंट x फिर tan x, और x की जगह क्या है tan√x है। तो tan का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंट स्क्वायर √x। फिर हमने सीकेंट का किया सीकेंट tan, फिर tan का किया सीकेंट स्क्वायर, फिर √x का क्या होगा 1/2√x। ये तुमने याद रखना है स्टूडेंट्स, √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो हो गया डेरिवेटिव, बस खत्म। बस बात इतनी सी है कि इस कांस्टेंट को पहले लिख दो, सीकेंट स्क्वायर √x पहले लिख दो, बस इतनी सी बात है। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर √x अपॉन 2√x इंटू सीकेंट tan√x tan√x। देखो अगर तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर देख लो, बड़े ध्यान से देख लो। सीकेंट अगर सीकेंट x होता तो डेरिवेटिव क्या होता, डेरिवेटिव होता सीकेंट x tan x। ये डेरिवेटिव है, अगर ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव है, यानी कि यहां एंगल में जो कुछ भी है वो एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ा हमने। तो सीकेंट के एंगल में जो भी था वो tan√x था ना, तो वो एज इट इज रहा सीकेंट tan। फिर सीकेंट का तो हो गया यहां तक, फिर सीकेंट से आगे आए हम tan का होता है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर लिखा, लेकिन tan का जो एंगल था वो हमने चेंज नहीं किया। जैसे कि यहां पे ये पूरा एंगल था सीकेंट का और कोई चेंज नहीं किया था हमने, ऐसे ही tan के अंदर जो एंगल है वो भी हम चेंज नहीं करेंगे उसके डेरिवेटिव में। और फिर हम x तक पहुंच गए, √x का डेरिवेटिव 1/2√x। तो बात यह है कि चेन रूल बिल्कुल उसी तरह चलता है जैसे कि मान लो तुम स्कूल में बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा गेट है स्कूल का, यहाँ पे तुम्हारा क्लासरूम है और उसका गेट है। तो अगर कोई तुमसे मिलने आया है तो वो सीधा यहाँ थोड़ा ना प्रकट हो जाएगा तुम्हारे पास क्लासरूम के अंदर। पहले वो क्या करेगा, गेट के अंदर आएगा, फिर गेट के अंदर से घूमता हुआ कमरे तक आएगा और कमरे के गेट के बाद तुम तक पहुंचेगा। ये स्टेप वाइज है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं। देखो एक बार फिर देख लो क्वेश्चन को, तुम अपनी जगह x को रख लो कि x तक पहुंचना है, इस d/dx ऑपरेटर को, डेरिवेटिव को x तक पहुंचना है। उसके रास्ते में जितने भी दरवाजे हैं वो सब खोलता जाएगा। सीकेंट का दरवाजा उसने खोला, उसका डेरिवेटिव कर दिया। फिर tan का दरवाजा खोला, सीकेंट स्क्वायर √x कर दिया। फिर रूट का दरवाजा खोला, 1/2 कर दिया, और फिर x पहुंच गए। जब x तक पहुंच गया तो रेस्ट, बस क्वेश्चन खत्म। तो इस तरह से चेन रूल वर्क करता है स्टूडेंट्स। तो ये तो देखो, अगर मान लो मैं वो d/dx करके लिखता तो 3 स्टेप तो यहाँ पे हो जाते, उसके बाद ही आंसर आता, जबकि ये 2 स्टेप में आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है ना। तो आई थिंक तुम ये एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। चेन रूल वाले क्वेश्चन ही है मेन इसके। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इससे अगली है जिस पे तुमने पूरा फोकस करना है। और अब हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे इसके बाद, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से हम आगे चलेंगे अगले अपनी क्लास में। तब तक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।